हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 3 सेंसरी अंग जो थे उसको हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग बचे 2 जो है सेंसरी अंग संवेदी अंग उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और पार्ट 2 पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन एयर के बारे में, यानी कान। एयर जो होता है, एयर का स्टडी ऑटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एयर का अध्ययन ऑटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं साउंड फ्रीक्वेंसी की, कि जो हमारा कान होता है, मनुष्य का जो कान होता है, कितने फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकती है। तो याद रखना, 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज वाले फ्रीक्वेंसी के साउंड को मनुष्य का इंसान बहुत ही आसानी से सुन सकता है। ठीक है, तो याद रखना कितने फ्रीक्वेंसी वाले साउंड, यानी कितने फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को मनुष्य का कान सुन सकता है। तो 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज वाले साउंड को बहुत ही आसानी से सुन सकता है। साउंड की यूनिट की बात करें, साउंड का यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है, साउंड यूनिट तो डेसिबल होता है। ठीक है, क्या होता है साउंड का यूनिट? डेसिबल, जिसे डीबी से कैपिटल डीबी, ठीक है, दिखाया जाता है। और 45 डीबी जो होता है, यानी 45 डीबी, ये सबसे सुटेबल साउंड होता है मनुष्य के कान के लिए। तो याद रखना 45 डेसिबल जो होता है मनुष्य के कान के लिए सबसे उचित ध्वनि होती है। अब बात करते हैं एयर पार्ट का, कि कान में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, अब एयर पार्ट के बारे में, तो एयर में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एयर में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला आउटर पार्ट, जिसे बाहरी भाग कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है मिडिल पार्ट, जिसे मध्य भाग कहा जाता है। और जो थर्ड पार्ट होता है उसे इनर पार्ट कहते हैं, और हिंदी में आंतरिक भाग कहा जाता है। तो आप देख सकते होंगे एयर का जो है 3 पार्ट होता है, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। ये तीनों पार्ट को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए पहले आउटर पार्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आउटर पार्ट में एक ऑडिटरी कैनाल पाया जाता है। ठीक है, जो कान का आउटर पार्ट होता है, बाहरी भाग होता है, उसमें एक ऑडिटरी कैनाल पाया जाता है, जिसका काम है साउंड सिग्नल को मिडिल पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, ऑडिटरी जो कैनाल होता है, इसका मेन फंक्शन है कि जो साउंड सिग्नल हमारे कान में आता है, उस साउंड सिग्नल को आउटर पार्ट से मिडिल पार्ट तक पहुंचाना। आई होप समझ गए होंगे। अब दूसरा जो होता है, आउटर पार्ट में एक वैक्स ग्लैंड होता है। ठीक है, एक वैक्स ग्लैंड होता है जिसका काम है वैक्स का सिक्रेशन करना। तो ये भी याद रखना कि आउटर पार्ट में एक वैक्स ग्लैंड भी पाया जाता है जिसका काम है वैक्स सिक्रेशन करना। जैसे आप कान में ऐसे डालते होंगे और देखते होंगे तो एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो वही क्या होता है? वैक्स होता है। और वो जो वैक्स होता है वो वैक्स ग्लैंड से निकल रहा होता है, स्राव होता है। ठीक है, और ये जो वैक्स है, इस वैक्स का काम है ऑडिटरी कैनाल का नमी बना के रखना। ठीक है, याद रखना जो वैक्स ग्लैंड से वैक्स का सिक्रेशन होता है, जो वैक्स निकलता है, उसका जो मुख्य काम है ऑडिटरी कैनाल का जो स्किन होता है उसको मॉइस्चर बनाए रखना। ठीक है, यानी उसको नमी करके रखना। क्यों? अगर ऑडिटरी कैनाल में मॉइस्चर नहीं होगा, ऑडिटरी कैनाल में अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो उसके स्किन में पिंपल्स, फोड़े फुंसी होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और अगर पिंपल्स, फोड़ा फुंसी हुआ तो ऑडिटरी कैनाल हो सकता है बंद, या तो ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, और अगर ऑडिटरी कैनाल ब्लॉक हो गया तो फिर हमें साउंड सिग्नल जो मिलता है, बाहर से जो आवाजें आती है, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑडिटरी कैनाल ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए वैक्स का जो काम होता है कि ऑडिटरी कैनाल को नमी बनाए रखना। तो आउटर पार्ट में 2 चीजें याद रखना, कि एक ऑडिटरी कैनाल पाया जाता है जिसका मेन काम है साउंड सिग्नल को मिडिल पार्ट तक पहुंचाना। दूसरा वैक्स ग्लैंड होता है जिससे वैक्स का सिक्रेशन हो रहा होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल पार्ट के बारे में, यानी मध्य भाग। तो इस भाग में एक टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है जिसे एयर ड्रम कहा जाता है, यानी कान का पर्दा। तो याद रखना
मिडिल पार्ट में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी एयर ड्रम पाया जाता है जिसे कान का पर्दा कहते हैं। तो ये एयर ड्रम का काम है कि जो साउंड सिग्नल आता है उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। ठीक है, याद रखना कि जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे एयर ड्रम कहते हैं, और इस एयर ड्रम का काम है कि जो बाहर से साउंड सिग्नल आता है हमारे कानों में, उस साउंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। तो पूछा जाता है कितने गुना बढ़ाता है, तो 22 गुना बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो एयर ड्रम होता है यानी कान का जो पर्दा होता है जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो उसका मेन काम क्या है? तो एयर ड्रम का मेन काम है कि साउंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड को 22 टाइम्स यानी 22 गुना बढ़ाने का काम करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो समझते हैं कि जो एयर ड्रम होता है वो साउंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कैसे बढ़ाता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है तो उसी को हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे बैलून, ठीक है, बैलून में जब हम लोग हवा भरते हैं, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं और हवा भरने के बाद बैलून टाइट हो जाता है। ठीक है, बैलून टाइट हो जाता है। जब बैलून टाइट होने के बाद उसको जब उंगली से ऐसे ऐसे मारते हैं, ठीक है, तो मारने की वजह से सुनते होंगे कि बैलून में वाइब्रेशन यानी कंपन स्टार्ट होता है, और वही वाइब्रेशन की वजह से उस बैलून में फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। ठीक है, सुनाई देता होगा, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाता है। तो बैलून की ही तरह हमारा एयर ड्रम होता है। ठीक है, बैलून की तरह ही हमारा एयर ड्रम होता है जिसका काम है बिल्कुल बैलून की ही तरह। ठीक है, कैसे समझते हैं? जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो जैसे हवा अंदर जाता है तो हवा जो होता है कान के एयर ड्रम में जाके भर जाता है। ठीक है, सांस लेने के दरमियान में जो हवा आता है वो हवा एयर ड्रम में जाके भर जाता है। जब एयर ड्रम में हवा भर जाता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो टाइट हो जाता है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टाइट हो जाता है, और टाइट होने के बाद जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टाइट हो जाता है और टाइट होने के बाद जैसे ही आउटर पार्ट से साउंड सिग्नल मिडिल पार्ट में पहुंचता है, और मिडिल पार्ट में पहुंचने के बाद इस एयर ड्रम से टकराता है, तो टकराने के बाद उस साउंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड को क्या करता है? बढ़ा देता है। जैसे ऐसे समझते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि साउंड का इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है ना। साउंड इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई ध्वनि, कोई साउंड जो है तेज सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। और कोई साउंड धीमा सुनाई देता है, तो धीमा सुनाई देने वाला जो आवाज होता है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। मान के चलिए ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। ठीक है, टकराने से पहले का ये जो एम्पलीट्यूड है, साउंड का जो एम्पलीट्यूड है साउंड सिग्नल का, ये एयर ड्रम से टकराने से पहले का है। अब समझते हैं जैसे ही बाहरी भाग से साउंड सिग्नल इस एयर ड्रम से टकराता है, तो टकराने के बाद जो होता है एम्पलीट्यूड को 22 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करता है? 22 गुना बढ़ा देने का काम करता है। इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से साउंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड को 22 टाइम्स बढ़ा देता है, जिसके वजह से साउंड जो है हमें तेजी से सुनाई देता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एयर ड्रम जो होता है बिल्कुल बैलून की तरह ही काम किया जाता है। और जैसे ही साउंड सिग्नल इस एयर ड्रम में टकराता है और एयर ड्रम में हवा भरता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो एयर ड्रम में हवा भरने की वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है टाइट हो जाता है, और ये साउंड सिग्नल जब टकराता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है और उस एम्पलीट्यूड क्या करता है? बढ़ा देता है इस तरीके से। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टैपिज बोन का। ठीक है, तो कान के मिडिल पार्ट में एक स्टैपिज बोन पाया जाता है जो शरीर का सबसे छोटी मुलायम हड्डी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर का सबसे छोटा मुलायम हड्डी कौन है, तो स्टैपिज बोन। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी मुलायम हड्डी कौन है, तो स्टैपिज। अब नेक्स्ट बात करते हैं अस्टिपेडियस का, है ना। अस्टिपेडियस, अस्टिपेडियस मसल जो होता है सबसे छोटी मसल होती है, और यही जो है मिडिल पार्ट में भी पाया जाता है। तो अस्टिपेडियस मसल जो होता है मिडिल पार्ट में पाया जाता है, जो हमारे शरीर का सबसे छोटी मसल है। तो पूछे आपसे कोई कि हमारे शरीर का सबसे छोटा मसल कौन है,
तो अस्टेपेडियस मसल है जो कि कान के मिडिल पार्ट में पाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देखते होंगे कि जो बहरे लोग होते हैं जिन्हें कम सुनाई देता है वो कान में एक डिवाइस लगाते हैं, ठीक है, और हाथ में कुछ पकड़े हुए रहते हैं। तो मशीन जो हाथ में पकड़े रहते हैं उसी से कुछ ऊपर नीचे करके साउंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ही बहरे लोग में आउटर पार्ट से साउंड सिग्नल मिडिल पार्ट पहुंचने वाला होता है, तो मिडिल पार्ट पहुंचने से पहले ही जो बहरे लोग होते हैं मशीन के द्वारा साउंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अपने अकॉर्डिंग अपने मुताबिक बढ़ाते घटाते रहते हैं। इस तरीके से जो बहरे लोग होते हैं मशीन की मदद से सुन पाते हैं, ठीक है। मिडिल पार्ट पहुंचने से पहले ही साउंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अपने मुताबिक, ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड को घटाते बढ़ाते रहते हैं। अब चलिए बात करते हैं पार्ट 3 नेक्स्ट का, इनर पार्ट है ना। इनर पार्ट के बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो जैसे ही साउंड सिग्नल मिडिल पार्ट से इनर पार्ट पहुंचता है, सबसे पहले क्या होता है, आउटर पार्ट से मिडिल पार्ट पहुंचता है, फिर मिडिल पार्ट से जो होता है साउंड सिग्नल इनर पार्ट पहुंचता है, यानी आंतरिक भाग में पहुंचता है। फिर यही आंतरिक भाग इनर पार्ट में एक एकॉस्टिक नर्व पाया जाता है, ठीक है, एक एकॉस्टिक नर्व पाया जाता है जिसका काम है साउंड सिग्नल को कान से ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। इसीलिए देखते होंगे जो जन्म से बहरे होते हैं, ठीक है, जो जन्म से बहरे होते हैं उस बच्चे में एकॉस्टिक नर्व विकसित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो बचपन से ही जन्म से ही सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसमें एकॉस्टिक नर्व विकसित नहीं हो पाता है। तो देख रहे हैं कि साउंड सिग्नल जैसे ही इनर पार्ट में आता है और इनर पार्ट में एक एकॉस्टिक नर्व होता है जिसका काम होता है कि साउंड सिग्नल को कान से ब्रेन तक पहुंचाना। इस तरीके से क्या होता है, हम लोगों को सुनाई देता है। तो याद रखना एकॉस्टिक नर्व कहाँ पे होता है, इनर पार्ट में होता है कान के, जिसका काम है साउंड सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी साउंड, ठीक है, कोई भी साउंड हमारे ब्रेन में कितने समय तक परसिस्ट रहता है, कितने समय तक बना रह सकता है। तो 1/10 सेकेंड, उसी को परसिस्टेंट ऑफ हेयरिंग कहते हैं। तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में कोई भी ध्वनि जो होती है, साउंड होती है, वो 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड तक ही बना रहता है, उसके बाद डिलीट हो जाता है। उसी को परसिस्टेंट ऑफ हेयरिंग कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रेलवे में पूछा गया था कि बताओ कि मनुष्य के ब्रेन में कितने समय तक कोई भी ध्वनि टिकी रहती है। तो 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं कि परसिस्टेंट ऑफ विजन, ठीक है, कि कोई भी पिक्चर, ठीक है, कोई भी इमेज मनुष्य के ब्रेन में कितने सेकेंड तक स्टे करता है, यानी परसिस्ट होता है, बना रहता है। तो 1/30 सेकेंड यानी 0.3 सेकेंड तक कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज मनुष्य के ब्रेन में बना रहता है, उसके बाद वो हट जाता है। उसी को परसिस्टेंट ऑफ विजन कहते हैं, ठीक है। और ये समय जो है, जो एक्यूरेट टाइम है, ये डिपेंड करता है ब्राइटनेस ऑफ इमेज पे। याद रखना एक पॉइंट कि ये जो टाइम है, ये टाइम डिपेंड करता है ब्राइटनेस ऑफ इमेज पे। अगर इमेज का ब्राइटनेस अगर थोड़ा ज्यादा हो तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा सेकेंड तक आपके ब्रेन में वो इमेज और पिक्चर परसिस्ट बना रह सकता है। लेकिन अगर ब्राइटनेस पिक्चर का कम है तो मे भी हो सकता है कि जो जो टाइम है वो उससे थोड़ा कम परसिस्ट हो सकता है हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में। तो इसी को कहते हैं परसिस्टेंट ऑफ विजन। और इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी पिक्चर इमेज जो है हमारे आंखों में यानी रेटिना में कितने समय तक परसिस्ट यानी बना रहता है। तो याद रखना 1/16 सेकेंड। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, दोनों को सेम मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये है हमारे ब्रेन में कोई पिक्चर कितने समय तक रहता है, कितने सेकेंड तक रहता है, तो 1/30। और कोई इमेज जो है हमारे आंख के रेटिना में, जहां पे इमेज बनता है ना रेटिना, तो रेटिना में कोई भी इमेज कितने सेकेंड तक कैप्चर रहता है, कितना देर तक बना रहता है, वो होता है 1/16 सेकेंड। तो याद रखना, तो ये जो है तीनों जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर छोटा चीज पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग जो साउंड पढ़ रहे थे, साउंड इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो साउंड इंटेंसिटी जो होता है उसको ऑडियोमीटर से मापा जाता है ना। साउंड इंटेंसिटी जो होता है उसको ऑडियोमीटर से मापा
जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो साउंड इंटेंसिटी को ऑडियोमीटर से मेजर किया जाता है, याद रखना ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the intensity of sound। आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अलग संवेदी अंग जिसका नाम है आंख। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम लोग आंख। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन नेक्स्ट संवेदी अंग है आंख। तो आंख के बारे में स्टडी करेंगे और इससे जो भी इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ फैक्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आई का स्टडी जो है ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। आंख का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। आंख का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, अगर मेन फंक्शन की बात करें हम आई की, तो वो है देखना। ठीक है, आंख से हम लोग क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग आंख से कैसे देखते हैं, तो होता क्या है कि हमारे आंख से एक रे निकलती है और किसी ऑब्जेक्ट से जिसको हम लोग देख रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और फिर टकरा के वापस हमारे आंख के रेटिना में आती है और रेटिना में एक इमेज बनता है, एक पिक्चर बनता है। और रेटिना से ब्रेन तक एक नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ था जिसको ऑप्टिक्स नर्व कहते हैं। तो उसी ऑप्टिक्स नर्व्स के मदद से जो रेटिना में इमेज बनता है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचने का काम करता है। ठीक है, और कोई भी इमेज जो होता है हमारे ब्रेन में 1/30 सेकेंड स्टे करता है और रेटिना में 1/16 सेकेंड बना रहता है कोई भी पिक्चर। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देखते हैं। इसको एग्जांपल से देखते हैं कि मान के चलिए क्या है, ये जो है आई है। ठीक है, क्या है, ये आंख है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस आंख से एक रे निकलता है जो कि इस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, टकराता है और टकराने के बाद फिर इस रेटिना पे वापस आता है और इस इमेज का एक डुप्लीकेट रेप्लिका इमेज इस रेटिना पे बनता है। इस रेटिना पे बिल्कुल सेम ऐसा ही इसी ऑब्जेक्ट की तरह एक रेटिना पे इमेज बनता है जिसके वजह से हम ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को देख पाते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना रेटिना पे, जो कि डुप्लीकेट रेप्लिका इमेज होता है, वो इमेज जो होता है हमारे ब्रेन तक ऑप्टिक्स नर्व के मदद से जाता है। और ये ऑप्टिक्स नर्व जो होता है हमारे रेटिना से ब्रेन तक जुड़ा हुआ होता है, ऑप्टिक्स नर्व। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिक्स नर्व का मेन फंक्शन क्या है, जो हमारे ब्रेन से आई तक जुड़ा हुआ होता है। तो उसका मेन काम है कि जो रेटिना पे बन रहा इमेज होता है उसको ब्रेन तक पहुंचाना। तो कोई भी पिक्चर जो है हमारे ब्रेन तक कितने सेकंड तक स्टे करता है, बना रहता है, तो 1/30 सेकेंड, ये याद रखना। और रेटिना पे कोई भी पिक्चर कितने देर तक बना रहता है, तो 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोटोपिक, है ना। फोटोपिक ब्राइट लाइट में देखना, फोटोपिक कहलाता है। ठीक है, जब हम ब्राइट लाइट में देखते हैं चीजों को तो वो फोटोपिक कहलाता है। इसी से नाम से ही पता चल रहा है फोटोपिक। फोटो का मतलब होता है लाइट। वो फोटो नहीं जो हम लोग स्टूडियो में जाकर अपना फोटो खिंचवाते हैं ना, वो फोटो नहीं। इस फोटो का मतलब होता है फोटोन। ठीक है, जो सन की लाइट से जो आने वाली फोटोन होती है ना, वही फोटो, यानी फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटोपिक क्या कहलाता है, ब्राइट लाइट में देखना फोटोपिक कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियोस्कोपिक। दोनों आंख से देखना स्टीरियोस्कोपिक कहलाता है। जब हम दोनों आंख से देखते हैं तो वो स्टीरियोस्कोपिक कहलाता है। अब आई का स्ट्रक्चर की बात करें तो आंख जो है, आंख का बनावट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और आंख जो होता है ये वाला हिस्सा आइरिस होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। आंख में जो गोल वाला हिस्सा होता है बीच वाला, वो आइरिस कहलाता है। और ये जो बाहर का वाला पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट, वो पुपिल कहलाता है। तो अब देखते हैं फंक्शन कि आइरिस का फंक्शन क्या है और पुपिल का फंक्शन क्या होता है। आंख का जो है कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आइरिस जो होता है इसका मेन जो फंक्शन है पुपिल का साइज कंट्रोल करना। पुपिल का जो साइज होता है ये मेन काम कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख में जो हमारा आइरिस होता है उसका मेन काम क्या है, तो पुपिल का साइज को कंट्रोल करना, यानी पुपिल का साइज को घटाना और बढ़ाने का काम आइरिस करता है। ठीक है, हमारे आंख का जो पुपिल होता है उसका साइज घटता बढ़ता रहता है, वो कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। ठीक है,
आई का कलर डिसाइड करता है, ये आइरिस जो है, और क्या करता है, आई का कलर डिसाइड करता है। जैसे बोला जाता है ना, जै, जैसे बोला जाता है ना कि उसकी आंखें भूरी है, उसकी आंखें काली है, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है, आइरिस। तो याद रखना, आइरिस का एक और काम है कि आई का कलर डिसाइड करना, ठीक है। किसी की आंखें काली होती है, किसी की आंखें भूरी होती है, ये आइरिस ही डिसाइड करता है। और देखते होंगे किसी किसी की आंखें जो होती है लाल हो जाती है, तो वो जो है वो एक बीमारी है, ठीक है। किसी की आंखें जो है लाल होती है, लाल रहती है, तो एक तरीके का डिसीज है, एक बीमारी है जिसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, ठीक है। आंख लाल होने की बीमारी को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के वजह से होता है, ठीक है। याद रखना कि आंख लाल जो होता है वो कंजक्टिवाइटिस एक बीमारी होती है जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। तो हम लोगों ने मेन फंक्शन आइरिस का पढ़ा, याद रखना कि पुपिल के साइज को कंट्रोल करना, यानी पुपिल के साइज को घटाना बढ़ाना, और आई के कलर का डिसाइड करना कि किसी की आंखें भूरी होगी या फिर नीली होगी, या फिर ब्लैक होगी, ये डिसाइड करता है कौन है, आइरिस। अब बात करते हैं पुपिल का, ठीक है, पुपिल का। तो पुपिल का जो मेन फंक्शन है, ये आई में जाने वाली लाइट की मात्रा को कंट्रोल करती है, ठीक है। जो पुपिल होता है, इसका काम है कि हमारे आंख में जो लाइट जा रही होती है ना, उस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना, ठीक है। याद रखना, पुपिल का जो काम है, फंक्शन है, और लाइट की मात्रा को कंट्रोल करना, हमारे आंख में जाने वाली लाइट की मात्रा को कंट्रोल करना। अगर ये ब्राइट लाइट होगा, ठीक है, ब्राइट लाइट होगा तो पुपिल का साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्राइट लाइट होगा तो पुपिल का साइज जो है घट जाएगा। जैसे देखते होंगे जब तेज लाइट हमारी आंखों पे पड़ता है तो ऑटोमेटिकली जो है आंख हमारा बंद होने लगता है, ठीक है। आंख जो है हम लोगों का अधिक ब्राइट लाइट पड़ने से आंख जो है बंद होने लगता है, छोटा होने लगता है। क्यों? क्योंकि पुपिल का साइज जो होता है घट जाता है। तो याद रखना, अगर हमारी आंखों पे ब्राइट लाइट जाएगा, ठीक है, ब्राइट लाइट में अगर हम लोग देखेंगे तो पुपिल का साइज जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। आप देखते होंगे कि जब अधिक लाइट पड़ता है हमारे आंखों पे तो ऑटोमेटिक जो है खुद ब खुद हमारी आंखें जो है बंद होने लगती है। क्यों? क्योंकि पुपिल का साइज जो है अधिक लाइट पे, ब्राइट लाइट पे पुपिल का साइज डिक्रीज हो जाता है। और अगर वहीं डिम लाइट रहे, डिम लाइट होता है तो हम लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं ना। अगर धुंधला लाइट हो यानी थोड़ा कम लाइट हो, जिसे डिम लाइट बोला जाता है, तो इसमें हम लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पुपिल का साइज बढ़ जाता है। तो इसमें दो चीजें याद रखना, ठीक है। पुपिल का जो मेन फंक्शन है कि हमारे आंख में जाने वाली लाइट की मात्रा को कंट्रोल करना, और अगर ब्राइट लाइट है, ठीक है, ब्राइट लाइट है तो पुपिल का साइज जो है डिक्रीज हो जाएगा। और अगर डिम लाइट है यानी कम लाइट है तो उसमें पुपिल का साइज, अगर डिम लाइट है तो उसमें पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे आइरिस का जो मेन फंक्शन था, पुपिल का साइज कंट्रोल करना, आई का कलर डिसाइड करना। और पुपिल का जो मेन फंक्शन था, लाइट की मात्रा को कंट्रोल करना हमारे आंख में, और अगर ब्राइट लाइट होगा तो पुपिल का साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लेयर इन आई, ठीक है, कि आंख में कितने परतें होती हैं और उनके कौन कौन से काम होते हैं। लेयर इन आई, तो याद रखना जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आंख में बेसिकली 4 परतें पाई जाती है, यानी देयर आर 4 लेयर्स इन आई। जैसा कि आप देख सकते होंगे, तो पहला लेयर जो है, पहला है कंजक्टिवा, दूसरा कॉर्निया, तीसरा जो होता है लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, और फोर्थ जो है रेटिना। ये जो है 4 बेसिक यानी मेन लेयर होते हैं आंख में। पहला कंजक्टिवा, दूसरा जो होता है कॉर्निया, और तीसरा जो है लेंस, और फोर्थ जो है रेटिना, ठीक है। तो कंजक्टिवा जो होता है, ये जो फर्स्ट लेयर जो होता है कंजक्टिवा, ये फर्स्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, ठीक है। कंजक्टिवा जो होता है फर्स्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। ये जो कंजक्टिवा है ये फर्स्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसे कहते हैं? जिस मटेरियल के मदद से हम चीजों को आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो आर पार चीजें जो दिखाई देती है, जिसके वजह से आर पार दिखाई देती है, उसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो आंख का जो फर्स्ट लेयर होता है कंजक्टिवा, ठीक है, जैसा कि आप आंख में देख रहे होंगे, जो फर्स्ट का जो लेयर होता है ऊपर का लेयर, वही हमारा कंजक्टिवा होता है। जो आंख का जो सबसे पहला लेयर होता है वो कंजक्टिवा कहलाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, ठीक है, जिसके वजह से चीजें आर पार दिखाई देती है। तो ये जो कंजक्टिवा है, तो कभी कभी जो होते हैं बाहर का जो लेयर होता है देखते होंगे कि उसमें लालपन आ जाता है, यानी आंखें लाल हो जाती है, ठीक है। वो क्यों होता है? तो कंजक्टिवा में एक
वायरस अटैक हो जाता है और उस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, कभी कभी ये ट्रांसपेरेंट लेयर जो होता है कंजक्टिवा, जो कि फर्स्ट लेयर ऑफ आई होता है, उसको अटैक कर देता है, ठीक है। और अटैक करने की वजह से उसमें लालपन आ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, जिसे कंजक्टिवाइटिस डिसीज कहा जाता है, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस क्या है? एक डिसीज है, एक बीमारी है, ठीक है, जिसमें आंखें लाल हो जाती है। और ये बीमारी इन्फ्लुएंजा वायरस यानी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ये होता है, जो कि फर्स्ट ट्रांसपेरेंट लेयर को डैमेज करता है, ठीक है, जिससे आंखें क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉर्निया का, ठीक है। जो सेकंड लेयर होता है कॉर्निया, कंजक्टिवा जो होता है ये भी ट्रांसपेरेंट लेयर होता है और कॉर्निया भी ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। जैसे ये जो कॉर्निया होता है तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होगा। और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल को मदद कौन करता है? विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए है जो इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को मदद करता है ट्रांसपेरेंट होने में, ठीक है। विटामिन ए जो होता है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल को ट्रांसपेरेंट होने में मदद करता है, ठीक है, जिसकी वजह से चीजें दिखाई देती है। इसीलिए बोला जाता है इसलिए बोला जाता है कि अगर आंख को आप मजबूत रखना चाहते हैं, ठीक है, तो विटामिन ए वाले जो रिच सोर्स है उसको खाना चाहिए, अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जैसे गाजर हो गया, पालक हो गया, विटामिन सी हो गया, ये सारे जो होते हैं विटामिन ए के स्रोत होते हैं। तो विटामिन ए जो होता है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हेल्प करता है ट्रांसपेरेंट होने में। तो कॉर्निया भी क्या है? सेकेंड ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। और ये जो होता है कंजक्टिवा भी ट्रांसपेरेंट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, लेंस का, ठीक है। तो हमारे आंखें जो होती है कैसी होती है? कौन सी लेंस की जैसी होती है? तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की जैसी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे आंखें जो है में कौन सी लेंस होती है? हमारे आंखें में कौन सी लेंस होती है? तो कॉन्वेक्स लेंस होती है। तो इसी लेंस वाले में जो होता है एक बीमारी पाई जाती है जिसे कैटरेक्ट कहा जाता है, ठीक है। कैटरेक्ट बीमारी कही जाती है। इस बीमारी में होता क्या है? ये लेंस जो है धुंधला हो जाता है, ठीक है। इस वाले पार्ट में जो है एक बीमारी पाई जाती है जिसे कैटरेक्ट कहते हैं, ठीक है, कैटरेक्ट कहते हैं। और कैटरेक्ट क्यों होता है? लेंस जो होती है इस धुंधला हो जाता है, ठीक है। लेंस जो होती है धुंधली हो जाती है, जिसकी वजह से चीजें जो है धुंधली दिखाई देने लगती है। ये क्वेश्चन जो है रेलवे में आरआरबी 2017, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का जब एग्जाम हो रहा था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कैटरेक्ट डिसीज होती है वो आंख के किस पार्ट में होती है? तो लेंस वाला जो पार्ट होता है उसमें जो है कैटरेक्ट डिसीज होता है। और क्यों होता है? लेंस जो होती है धुंधली हो जाती है। जब लेंस धुंधली हो जाती है तो चीजें जो है साफ नहीं दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। तो याद रखना कैटरेक्ट डिसीज जो है इस लेंस वाले पार्ट में होती है। इसके क्यों होती है? क्योंकि लेंस जो है धुंधला हो जाता है। अब बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना जो होता है रियल एंड रिवर्स इमेज बनाता है। ये रेटिना होता है। मान के चलिए देखिए, लाइट गया, ठीक है, लाइट गया, लाइट कहाँ गया? कंजक्टिवा से पास किया, कॉर्निया से पास किया, फिर लेंस में आया। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट, ठीक है, यानी प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट जैसे ही लेंस में आया और लेंस से पास किया, तो दोनों जो रे ऑफ लाइट जो होता है एक जगह पे क्या होता है? कोइंसाइड हो जाता है, यानी एक जगह पे मिल जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, दो रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है? पास हो रहा है। पास होने के बाद जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस पे पास किया, उसके बाद दोनों जो रे ऑफ लाइट पास हो रही थी, तो लेंस से पास होने के बाद रेटिना पे क्या होती है? एक जगह पे जाके फोकस हो जाती है, यानी एक जगह पे जाके मिल जाती है, जिसके वजह से इमेज बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? इमेज बनता है, यानी पिक्चर बनता है। तो देख सकते होंगे जैसे ही रे ऑफ लाइट लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस से पास किया, और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है कि दो किरणें को क्या करता है? एक जगह यानी सिंगल पॉइंट पे मिलाने का काम करता है, यानी फोकस करने का काम करता है। तो देख सकते हैं दो रे ऑफ लाइट गया, लेंस से पास किया, और रेटिना पे एक ही बिंदु पे क्या गया? दोनों लाइट कोइंसिडेंट हो गया, मिल गया, और यहीं पे क्या होता है? इमेज बनता है। अब इसमें क्या होता है? रेटिना से एक नर्वस सिस्टम यानी ऑप्टिक्स नर्व जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस रेटिना और ब्रेन के बीच में एक नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ था जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और यही ऑप्टिक नर्व जो होता है रेटिना में जो इमेज बन रहा होता है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। याद रखना कि रेटिना और ब्रेन के बीच में एक ऑप्टिक नर्व जुड़ा हुआ होता है जो कि रेटिना पे बन रहे इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है।
जैसा कि आप इस चित्र में इस डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है कि रे ऑफ लाइट जो है लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस से पास किया, कॉन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद रेटिना पे मिल गया, मिलने के बाद यहाँ पे जो इमेज बनाएगा और ये इमेज कैसा होगा, रियल और रिवर्स होगा, यानी वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रेटिना पे कैसा इमेज बनता है, रियल और रिवर्स इमेज बनता है, यानी वास्तविक और उल्टा इमेज रेटिना पे बनता है। और इस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व, जो कि ब्रेन और रेटिना के बीच में जुड़ा हुआ होता है। और कोई भी जो पिक्चर होता है, इमेज होता है, हमारे ब्रेन में 1/30 सेकेंड तक बना रहता है और रेटिना पे 1/16 सेकेंड तक बना रहता है, याद रखना। इस तरीके से जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है 5, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।